तो इस वीडियो में गेट फिजिक्स के इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द स्पेस टाइम डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इन ए फ्री स्पेस इज गिवन बाय, दिस इज एक्स कैप ई नॉट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, दिस इज ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, वेयर ई नॉट ओमेगा एंड के आर द एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द वेव वेक्टर रेस्पेक्टिवली। द टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे फाइंड करते हैं हम, पता है हमें कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको पूरा डेरिवेशंस दिखा दिया है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू डी टाउ। तो अगर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम यू ई पे ई से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा U अपॉन V। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। अब इसका वैल्यू देखिए पुट करेंगे, U का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई स्क्वायर डी टाउ। ठीक है, ई स्क्वायर डी टाउ, और ये हो गया V। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेते हैं तो ये कितना हो गया, डी टाउ का इंटीग्रेशन, दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ इंटीग्रेशन, दिस इज V। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये V हो गया। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये V कैंसिल हो गया। तो हमारा एनर्जी डेंसिटी जो हमें मिला, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू UE, दिस इज UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम एवरेज एनर्जी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैसे लिखेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ई स्क्वायर का, ये हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी का यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देखिए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड एक्स कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट, दिस इज कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो ई स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं तो ये हो गया ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, अब इसका वैल्यू का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, देखिए इस तरह से लिखेंगे हम इसको, दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिस इज ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा और हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखिए, अगर आपको कोई भी कॉस स्क्वायर का कोई भी फॉर्म गिवन है, कॉस स्क्वायर है या फिर साइन स्क्वायर है, तो उसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जिसमें कि अगर हम कोई मीन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि एक्स पोजीशन का मीन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है 0 to t एफ ऑफ टी, जो भी हमें फंक्शन गिवन है dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 to t हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अगर ले रहे हैं, ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ ओमेगा टी माइनस के जेड है, तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम लेना चाह रहे तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ टी का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद 0 से 2 पाई डी टी, ठीक है। इस तरह का हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमेशा ही 1/2 के इक्वल आएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों में से जो भी होगा, एवरेज वैल्यू जो होता है उसका हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा का 1/2 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दिस इज ई नॉट स्क्वायर, तो दिस इज ई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन या फिर आप बोल सकते हैं ई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू, ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी UE इज इक्वल टू 1/2 पहले से था, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एक्सपेक्टेशन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर यहाँ पे हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा ए नंबर वो हमसे मैच हो रहा है, ये ए नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्लास प्लेट of refractive index 3/2. If there is no absorption by the glass, what is reflectivity? तो यहाँ पे एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि एक ग्लास प्लेट से यहाँ पे टकरा रहा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टिविटी क्या होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए अगर नॉर्मली टकराता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट is equal to n1 minus n2 upon n1 plus n2 का whole square, where n1 is the refractive index in medium 1 and n2 is the refractive index in medium 2। उसी तरह फिर हमारे यहाँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट is equal to 4n1 n2 upon n1 plus n2 this is, ये है n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ऑन द ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्लेक्ट इफ देयर इज नो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्लास, तो यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो सारा ही हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टिविटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिफ्लेक्टिविटी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस is given as R is equal to n1 minus n2 upon n1 plus n2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिफ्लेक्टिविटी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस का हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कितना आ गया 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए R इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे, दिस इज -1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन दिस इज 5 का होल स्क्वायर आ गया, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/25, ठीक है। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज पूछा है तो देखिए परसेंटेज क्या करेंगे, 1/25 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, दिस इज, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो ये हो गया 4%, ठीक है।
तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी कितना हो गया 4%, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछता तो आप यहाँ पे n1 n2 का वैल्यू पुट करते और ये वाले फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा है इसलिए हमने यहाँ पे इसको अप्लाई किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड EZ T and BZT respectively corresponding to the scalar potential phi is equal to 0। ठीक है, यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल हमें गिवन है और वेक्टर पोटेंशियल गिवन है और पूछ रहा है कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पोटेंशियल गिवन है वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस डेल A अपॉन डेल T। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का जब हमें वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल गिवन है। तो ठीक है, और साथ ही देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा B इज इक्वल टू दिस इज B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A, कर्ल ऑफ A। तो B हम इस तरह फाइंड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करें देयरफॉर E इज इक्वल टू यहाँ पे फाई का वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो गया माइनस दिस इज डेल A ये हो गया I कैप T Z अपॉन डेल T। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ गया देखिए इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया माइनस ये T हो गया I Z, दिस इज I कैप इंटू Z, ये वैल्यू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड देखिए B इज इक्वल टू कर्ल होता है कर्ल ऑफ A, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू दिस इज I कैप J कैप K कैप। ठीक है, ये हो गया डेल अपॉन डेल X डेल अपॉन डेल Y डेल अपॉन डेल Z। ठीक है, अब एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार AX AY AZ, यहाँ पे अब कौन सा वैल्यू हमें गिवन है। देखिए ये हो गया I कैप J कैप K कैप डेल अपॉन डेल X डेल अपॉन डेल Y डेल अपॉन डेल Z। ठीक है, तो AX AY AZ यहाँ पे देखिए कितने क्या गिवन है, ये I कैप डायरेक्शन में A गिवन है तो ये हमारा AX हो गया तो ये हो गया T इंटू Z। ठीक है, T इंटू Z ये आ गया। अब ये तो है नहीं वैल्यू तो ये 0 0 हो गया, देयरफॉर इसका वैल्यू अब देखिए यहाँ पे लिखती हूँ मैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा B इज इक्वल टू ये आई कैप करेंगे हम फाइंड तो यहाँ पे आई कैप इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा। J कैप करते हैं देखिए तो यहाँ पे हो गया माइनस J कैप इससे मल्टीप्लाई होगा इससे होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस T। ठीक है, तो ये कितना आ गया B इज इक्वल टू प्लस J कैप इंटू T। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो गया देखिए, माइनस ये हो गया और ये प्लस J कैप इंटू T ये हो गया। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी हमें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है ए प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन है और पूछ रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए इसको भी फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि हम k का वैल्यू पुट करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देती हूँ मैं, गिवन E इज इक्वल टू 10 एक्सपोनेंशियल आयोटा 6x प्लस 8z, ये किस डायरेक्शन में है J कैप डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू सी के होता है। यहाँ पे हमारा पूरा इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होता है जनरल इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E नॉट कोई भी एम्पलीट्यूड e टू द पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी का टर्म नहीं है, यहाँ पे हम ओमेगा टी लाएंगे। देखिए ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे k वैल्यू लिखते हैं, k
इज इक्वल टू 6x कैप, दिस इज x कैप z कैप, ये हो गया 6x कैप प्लस 8z कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखिए k का कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये हो गया 10। देयरफॉर यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड पुट करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 10c, ये आ गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे सी टी का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए ये हो गया E इज इक्वल टू, दिस इज एक्स वाई जेड टी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x और z का है फंक्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एक्स वाई एक्स जेड एंड टी, इसका फंक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 एक्सपोनेंशियल आई 6x कैप प्लस 8z कैप माइनस 10ct। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू है यहाँ पे 10c, तो यहाँ पे लिखे 10ct और ये हमारा क्लोज हो गया j कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए B इज इक्वल टू होता है 1/c k कैप क्रॉस E, जो E जो है वो हमारा किसका फंक्शन होना चाहिए, z x z और t का। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया है। अब देखिए b का वैल्यू निकालते हैं, b इज इक्वल टू 1/c, यहाँ पे पुट करेंगे k कैप का वैल्यू क्या हो जाएगा, k कैप का वैल्यू हो गया दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया 6x कैप प्लस 8z कैप अपॉन 10, मैग्नीट्यूड नीचे आ गया, k कैप का वैल्यू क्रॉस E लिखेंगे 10 एक्सपोनेंशियल आई 6x कैप प्लस 8z कैप माइनस 10ct j कैप। अब ये जो है क्रॉस होगा यहाँ पे, देखिए कैसे होगा, x y z होता है, अगले पेज में करते हैं इसको। देयरफॉर b इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 जो है ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो सिर्फ इसी में करना है, तो बाकी सबको इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 1/c, और यहाँ पे ये जो है एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, दिस इज एक्सपोनेंशियल आई 6x कैप प्लस 8z कैप माइनस 10ct। ठीक है, ये आ गया। अब सिर्फ हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका और इसका, ये आई कैप और के कैप भी आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ जनरल फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस आंसर किस में गिवन है, आंसर जो है हाँ आई कैप और जे कैप में गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देती हूँ इसको, 6i कैप हो गया प्लस 8 के कैप क्रॉस जे कैप। अब देखिए यहाँ पे होगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे एंटी क्लॉक जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 1/c एक्सपोनेंशियल आयोटा 6x कैप प्लस 8z कैप माइनस 10ct, और ये हो गया, देखिए आई कैप और जे कैप में बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये x और y हो गया, आई कैप जे कैप, तो ये हो जाएगा 6k कैप। ठीक है, और ये है k कैप इंटू जे कैप, तो ये है हमारा k, ये है j, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो गया -8 आई कैप। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हमें यहाँ पे मिल गया। सो b इज इक्वल टू 1/c, ये इधर लिख देते हैं 6k कैप माइनस 8 आई कैप एक्सपोनेंशियल 6 एक्सपोनेंशियल आयोटा 6x कैप प्लस 8z कैप माइनस 10ct, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, 6k कैप माइनस 8 आई कैप, 6k कैप माइनस 8 आई कैप, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ए नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा b x z और t का फंक्शन में निकालने बोला है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया, ओमेगा के फॉर्म में इसको लिखा, c के और k का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो हमें यहाँ पे मिल गया 10c और t। ठीक है, ओमेगा t के बदले, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, टू इनफ्लाइंटली एक्सटेंडेड होमोजीनियस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम 1 एंड मीडियम 2 with dielectric constants
इज इक्वल टू 2 एंड 5, ठीक है। मीडियम 1 और मीडियम 2 का यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है और हमें यहाँ पे कह रहा है मीट एट z इज इक्वल टू 0 प्लेन, z इज इक्वल टू 0 प्लेन पे यहाँ पे मिल रहा है। Therefore, plane as shown in the figure, a uniform electric field exists everywhere. For z greater than 0, the electric field is given by E1 is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus 5 k cap. The interface separating the two medium is charge free. ठीक है, ये important point है। So the electric displacement vector in the medium 2 is given by, तो medium 2 में हमारा electric displacement vector क्या होगा देखिए, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशंस लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस का यूज होने वाला है। तो बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशंस पहला है हमारा, पहला क्या होता है, एक हो गया हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन, नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस जिसमें कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 नॉर्मल, यानी कि एक मीडियम में नॉर्मल वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, और ये हो गया दूसरे मीडियम में नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा एफ, वेयर सिग्मा एफ इज द फ्री चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या होता है देखिए, दूसरा होता है टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस। उसमें क्या होता है E1T, यानी कि फर्स्ट मीडियम में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होता है E2T, यानी कि सेकेंड मीडियम के टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। देखिए यहाँ पे फ्री चार्ज जो इसमें सिग्मा जो है, सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दी, तो ये हो गया D1n इज इक्वल टू D2n, ठीक है। ये हमारा 0 है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सिंस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसको किसके इक्वल होता है देखिए, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E, ठीक है। तो इसके इक्वल होता है, यहाँ पे 1n है तो यहाँ पे 1n के इक्वल हो जाएगा D1n, और D2n जो है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये मीडियम 1 के लिए, ये 2 के लिए, और ये हो जाएगा E2n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ओके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा एप्सिलॉन R1 का वैल्यू, एप्सिलॉन R1 इज इक्वल टू 2, एप्सिलॉन R2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसके बीच का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पे हो गया 5 इंटू एप्सिलॉन R का वैल्यू देखिए, मीडियम 1 के लिए देखिए यहाँ पे हो गया, ये 5 नहीं होगा 2 होगा, दिस इज फॉर मीडियम 1, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे अगर हम E लिख देंगे तो ये हो गया E, दिस इज 1n, 1n इज इक्वल टू ये हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आपका E2n के इक्वल, ठीक है। अब देखिए E1n को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 के इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल जो है हमारा k कैप हो गया यहाँ पे, तो k कैप जो है वो नॉर्मल है। यहाँ पे ये किस तरह का हमारा प्लेन होगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि ये चीज़ों में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो प्लेन गिवन है z इज इक्वल टू 0 में, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ होगा, ठीक है। दिस इज एक्स वाई एंड जेड, तो ये जो होगा सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, ये प्लेन हमारा होगा। तो यहाँ पे जेड कैप जो है ये हमारा इस प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। के कैप जो है नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, और टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से होगा अगर, तो ये एक्स और वाई का कॉम्पोनेंट होगा। तो यहाँ पे E1n यानी कि फर्स्ट मीडियम में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है। E1 यानी कि फर्स्ट मीडियम में हमारा E1 गिवन है, तो यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा वो होगा 5 के, तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और E1n का वैल्यू हो गया 5 इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट E2n, ठीक है। 5 5 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, देयरफॉर E2n हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए देयरफॉर E2n इज इक्वल टू 2,
तो ये किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल है तो ये हो गया के कैप डायरेक्शन में, ठीक है, के कैप डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर E2n हमें मिल गया। अब देखिए हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। देखिए अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो E1t इज इक्वल टू E2t है, ठीक है। तो E यहाँ पे E1 हमें गिवन है, E1 देखिए E1 कितना है, E1 इज इक्वल टू दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये हो गया हमारा टेंजेंशियल और ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। मैंने आपको बताया है x और y जो होगा वो टेंजेंशियल होगा और ये जो होगा प्लेन का नॉर्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम E1t के बदले क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया टेंजेंशियल, तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे E1t इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। तो इसके इक्वल हो जाएगा E2t भी इसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। सो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे E2n का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, E2t का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो गया, E इज इक्वल टू ये वाला टेंजेंशियल पहले लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस हमने यहाँ पे नॉर्मल भी फाइंड कर रखा है तो ये हो गया प्लस 2k कैप, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इन मीडियम 2। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करनी है, तो इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर D2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन r का वैल्यू देखिए यहाँ पुट करेंगे 5 हो गया, ठीक है, दिस इज इनटू 5 और ये E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट 10, 5 है यहाँ पे E2 पुट करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, E2 में। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 10i कैप माइनस 15j कैप प्लस 10k कैप। ये हमें मिल गया D का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू D2। यही हमें फाइंड करनी थी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे एक पे माइनस आना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो है ये हमारा यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो मीडियम 2 में, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको क्वांटिटी गिवन होगा, उसकी मदद से आप फिर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करना और ये वाला क्वांटिटी निकालना और फिर आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है statement link for answer questions 52 and 53. In a hydrogen atom, consider that the electronic charge is uniformly distributed in a spherical volume of radius this one around the proton. The atom is placed in uniform electric field. Assume that the spherical distributions of the negative charge remains undistorted under the electric field. So find the in the equilibrium condition the separation between the positive and the negative charge center is। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में पूरे एटम्स जो है वो अपना यहाँ पे कन्फाइंड है। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, ठीक है, जिसका कि मैग्नीट्यूड है 30 इंटू 10⁵। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है एटम्स का वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर डिस्प्लेस हो गया तो इसमें पूछ रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेंटर इज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो मैंने आपको पोलराइजेशन वाली वीडियो में बता रखा है जो कि हमारा प्लेलिस्ट में अपलोडेड है इस चैनल पे टारगेट फिजिक्स एग्जाम्स पे, तो आप उस पर जाके पोलराइजेशन वाला पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे लेक्चर है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम टाइनी डायपोल्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक डायपोल के बारे में पूछा, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेंटर्स। तो एक डायपोल का हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमें बस ए डिस्टेंस जो होता है दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे कि ये डायपोल है हमारा, इस तरह से डायपोल जो होता है इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर में, वही हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम फाइंड करते हैं, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे
क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू KP R क्यूब अपॉन R क्यूब 2 cos थीटा R कैप प्लस साइन थीटा थीटा कैप। अब ये क्वांटिटी हम कैसे लेते हैं, देखिए अगर हमारा डाइपोल ऐसे है तो ये थीटा एंगल बनता है, इस P पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करनी है तो इस थीटा का एंगल को हम लेते हैं बीच से, डाइपोल के बीच से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सिस पे क्या होता है, एट एक्सिस अगर E इज इक्वल टू के पी अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे ए जो है वो रेडियस है तो यहाँ पे ए क्यूब लिखेंगे, तो फोर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ए क्यूब, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ए क्यूब। P का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले रही हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी अपॉन ए क्यूब। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, सेपरेशन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज सेंटर्स, तो हमें यहाँ पे D फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको फाइंड करते हैं, ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E, और यहाँ पे P के बदले आप लिख सकते हो QD, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा QD, Q इंटू डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नो दिस इज, ये होगा D इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू E अपॉन Q, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सारा वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए 4 इंटू 3.14, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करिए, वो होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू यहाँ पे 0 पॉइंट, देखिए ये हमें गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, दिस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है, अपॉन चार्ज जो है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे हमारा डाइपोल है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इसको अगर आप पूरा कैलकुलेट करिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए D इज इक्वल टू 260.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको आपको अगर कन्वर्ट करना है, ये देखिए तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका D का वैल्यू, ओके। तो ये निकल गया, ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना एक बार। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द यूनिट ऑफ कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर पर न्यूटन, ठीक है। क्या होगा हमारा पोलराइजेबिलिटी, देखिए पोलराइजेबिलिटी होता क्या है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, दैट इज P इंड्यूस्ड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू E, यानी कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर अल्फा इज इक्वल टू एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होता है अल्फा का वैल्यू। तो ये क्या बताता है हमें, विच टेल्स द एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पे P इंड्यूस का वैल्यू देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर P इज इक्वल टू अल्फा इंटू E, तो अल्फा इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन, ये P का वैल्यू Q इंटू डी अपॉन E हो जाएगा, ठीक है। Q का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
इंटू ये डी का वैल्यू अभी हमने निकाला है 2.6 इंटू 10⁻⁻16 और अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है 30 इंटू 10⁵। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आप देखिएगा कि आपको वैल्यू मिल रहा है 0.139 इंटू 10⁻⁻40। ठीक है, तो इसको फिर आप कैलकुलेट करिएगा, इसको अच्छे से यहाँ पे इसका डेसिमल यहाँ पे ले आइएगा तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻41। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 1.4 इंटू 10⁻⁻41 जो है वो मैच हो गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। तो इस साल का सारा क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। तो इसको एक बार और आप अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करिएगा। ओके।